Welcome all. Welcome to Muft Study. This is the video for class 10 ICSE syllabus History and Civics by DN Kundra. गोयल ब्रदर प्रकाशंस। ये हम आज वीडियो सीरीज एक स्टार्ट कर रहे हैं ICSE सिलेबस 10th क्लास के लिए हिस्ट्री एंड सिविक्स की। बुक है आपकी बाय DN कुंद्रा और गोयल ब्रदर इसके पब्लिशर्स हैं, गोयल ब्रदर प्रकाशंस के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करें। हम रेगुलर अपडेट्स पे नए नए सब्जेक्ट्स से रिलेटेड आपकी वीडियो डालते रहते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जो हम आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकें। तो आज हम लोग हिस्ट्री सिविक्स स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की। चैप्टर नंबर 1 सिविक्स का स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 सिविक्स का है आपका द यूनियन लेजिस्लेचर एंड और ऑब्लिक, या आप इसको यूनियन लेजिस्लेचर बोले या यूनियन पार्लियामेंट बोले। तो आज हम लोग पार्लियामेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर जो सिविक्स का है क्लास 10 का, वो डील करता है किससे? यूनियन पार्लियामेंट से। जो हमारा पार्लियामेंट है इंडियन गवर्नमेंट का मेन, तो यूनियन पार्लियामेंट में क्या क्या होता है तो उसके बारे में इस चैप्टर में पूरा डिटेल्स में है और आज हम इसको कवर करेंगे। सिविक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका हाई स्कूल लेवल तक या इससे ज़्यादा भी, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे और आप जैसे जैसे अपने आपके क्लासेस होंगे, जब आप आगे बढ़ के गवर्नमेंट की तैयारी में जाएंगे, IAS PCS या किसी भी छोटी मोटी गवर्नमेंट की तैयारी करेंगे, SSC CGL में जाएंगे, रेलवे में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, जिस पेपर में आपका पॉलिटी पूछा जाता है तो पॉलिटी में क्या होता है बेसिकली वो सिविक्स होती है आपकी। अभी तक आप उसको सिविक्स के नाम से पढ़ रहे हैं, आप जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे तो उसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और उसको बोला जाएगा पॉलिटी। तो पॉलिटी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अभी से आप अगर तैयारी करके चलेंगे और पॉलिटी को समझते हुए चलेंगे तो आपको आने वाले टाइम में जब आप IAS PCS की तैयारी कर रहे होंगे या और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें आपको डाउट नहीं होगा और आप अच्छे से उसकी तैयारी कर सकेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सिलेबस क्या है इस चैप्टर का, पहले हम वो देख लेते हैं। द यूनियन लेजिस्लेचर। यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में जानेंगे। क्या है पार्लियामेंट आपका? द यूनियन पार्लियामेंट, डेफिनेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की डेफिनेशन देखेंगे क्या है, एक आइडिया देखेंगे इंडिया में किस तरह का सिस्टम फॉलो हो रहा है, कौन सा फेडरल सिस्टम इंडिया में चल रहा है। इंडिया में 2 सभा चलती हैं, आप तो जानते ही होंगे, लोकसभा है आपका और राज्यसभा होता है पार्लियामेंट में। अभी इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे ये क्या क्या है। तो राज्यसभा के बारे में जानेंगे, उसका कंपोजिशन, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या क्वालिफिकेशन होती है उनके मेंबर्स की, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप, मेंबरशिप को कैसे आप डिस्क्वालिफिकेशन होता है उनका, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स क्या क्या हैं, कौन कौन से सेशंस होते हैं आपके लोकसभा में कोरम कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चन आर क्या होता है, मोशंस पास होते हैं, बहुत से मोशंस आपके पास होते हैं तो वो क्या होते हैं, एडजर्नमेंट एंड द नो कॉन्फिडेंस मोशन, स्पीकर सिलेक्शन एंड फंक्शन। स्पीकर के बारे में पढ़ेंगे कि स्पीकर का सिलेक्शन कैसे होता है और स्पीकर के फंक्शंस क्या होते हैं। सिमिलरली हम राज्यसभा के बारे में भी पढ़ेंगे, राज्यसभा क्या होता है, उसका कंपोजिशन कैसे होता है, उसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है उनके मेंबर्स को राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, किसी के पास क्या क्वालिफिकेशन हो कि वो राज्यसभा का मेंबर बन सके, किस बेस पे उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, उसका इलेक्शन कैसे होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या होता है आपका लोकसभा राज्यसभा का, लोकसभा में स्पीकर होता है, राज्यसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, उसके पावर्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, लेजिस्लेटिव फाइनेंशियल कंट्रोल क्या क्या उसका कंट्रोल होता है, एग्जीक्यूटिव पे, जुडिशली पे, जितनी भी चीज़ें हैं आपकी लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो मेन टॉपिक क्या है इस चैप्टर की जो हमें पढ़ना है? सबसे पहली चीज़ तो हमें पढ़ना है यूनियन पार्लियामेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे लोकसभा, लोकसभा का स्पीकर होता है, स्पीकर के बारे में जानेंगे कि स्पीकर कौन होता है। राज्यसभा, सिमिलरली राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्या क्या प्रिविलेजेस उनको दी जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स क्या है, कैसे उनको इलेक्ट किया जाता है, कैसे उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट है हमारा उसकी पावर्स क्या होते हैं और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके बारे में पढ़ा जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, आपके 2 हाउस होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपने सुना होगा आपका एक संविधान बनाया गया हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान उसी संविधान पे चलता है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी रूल्स बने हुए हैं या जितने भी आर्टिकल्स आप कह सकते हैं, आपने सुना होगा, इससे पहले क्लासेस में भी आपने सिविक्स पढ़ी होगी। तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है उस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चेंजेस हमको करना है तो उस चेंजेस को करने के लिए हम बोलते हैं कि उसमें अमेंडमेंट करना है। तो क्या प्रोसीजर होता है कि कैसे अमेंडमेंट किया जाता है उसको भी अभी इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे।
तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द यूनियन पार्लियामेंट। यूनियन पार्लियामेंट क्या है इसके बारे में पहले समझते हैं, ये है क्या यूनियन पार्लियामेंट। इन मॉडर्न टाइम्स अ स्टेट मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू अ गवर्नमेंट। क्या होता है, आज का जो दौर है, हर राज्य की एक सरकार होती है, हर स्टेट की एक अपनी सरकार होती है और उसके बाद अपनी खुद की गवर्नमेंट होती है जो सरकार उस प्रदेश को चलाती है। इट इज़ अ गवर्नमेंट विच ट्रांसलेट द एस्पिरेशन एंड द एम्बिशन ऑफ द स्टेट इनटू द रियलिटी। अब ये गवर्नमेंट ही है जो किसी भी प्रदेश या किसी भी स्टेट को चला रही है, और जो भी उस स्टेट को रिक्वायरमेंट है या उस स्टेट की जो भी एम्बिशन है उसको फुलफिल कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है। अंडर अ मोनार्की, जब आपका स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट नहीं होती थी, उस ज़माने में क्या होता था, राजा का राज होता था। एक राजा होता था और पूरे प्रदेश को संभालता था, एक रीजन को संभालता था। उस टाइम प्रदेश भी नहीं होते थे, मतलब एक पूरा एरिया उसके अंडर में आता था और वो संभालता था उसको, तो उसको किंग बोलते थे। द किंग यूज टू वील्ड द पावर ऑफ अथॉरिटी। तो उस टाइम जो पावर ऑफ अथॉरिटी किसके पास होती थी, किंग के पास होती थी। हिज कमांड वॉज द लॉ। अब अगर उसने कोई कमांड दे दिया तो वो कानून बन गया, और जो भी जो एक्शन होते थे उसके वो एब्सोल्यूट और फाइनल होते थे, मतलब उसने कुछ बोल दिया तो वो लॉ बन गया और उसने जो किया वो फाइनल, उसके अलावा कुछ नहीं होगा आगे। तो पूरे के पूरे प्रदेश पे या पूरी पूरी जगह पे एक राजा राज करता था और सारे चीज़ें रूल्स वही बनाता था। लेकिन अब क्या हो गया, बट इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट, जो डेमोक्रेटिक स्टेट होती हैं जैसे कि इंडिया आपकी एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, दीज फंक्शन आर परफॉर्म बाय द डिस्टिंक्ट विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट विच आर मोर और लेस इंडिपेंडेंट इन देयर रिस्पेक्टिव स्फीयर्स। अब क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक स्टेट होती है, जैसे कि हम लोग हैं इंडियंस, और भी बहुत सी कंट्रीज हैं आपकी डेमोक्रेटिक स्टेट है, जहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट पीपल्स के लिए गवर्नमेंट बनी होती है, बाय द पीपल फॉर द पीपल। ये जो गवर्नमेंट बनी होती है, इलेक्शन हम लोग वोटिंग करते हैं तो हम लोग गवर्नमेंट को बनाते हैं, तो हम लोग को सारे राइट्स होते हैं गवर्नमेंट से क्वेश्चन करने के, और गवर्नमेंट हमारे लिए ही काम करती है। और जो भी लॉ बनते हैं वो जनता को देख के ही लॉ बनाए जाते हैं कि जनता को इससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा या जनता को इससे कुछ और हार्म तो नहीं हो रहा। तो ये जो गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक स्टेट का मतलब ही ये होता है कि हमारे पास अपनी राइट्स होती है, हम अपने राइट्स हैं, हमको कोई दबा नहीं सकता, हम एक इंडिपेंडेंट हैं और हम अपने हिसाब से जी सकते हैं लाइफ को। तो लेकिन राजा का जब शासन होता था, तो राजा अगर कोई चीज़ बता देता था तो तुमको करनी ही करनी है, तो वो डेमोक्रेसी नहीं थी वहाँ पे। तो गवर्नमेंट जो है हमारी इंडियन गवर्नमेंट या और भी डेमोक्रेटिक स्टेट्स की गवर्नमेंट होती है, अलग अलग गवर्नमेंट होती है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, द लॉ मेकिंग विंग इज कॉल्ड लेजिस्लेचर। आपका जो 3 हिस्सों में बटी हुई है ये गवर्नमेंट, आपकी 3 कैटेगरीज में इसको बांटा गया है। तो एक जो लॉ बनाती है उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर, द गवर्निंग विंग इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव, और जो उस लॉ को फॉलो करता है या उसको गवर्न करता है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, एंड द विंग दैट डिस्पेंस जस्टिस इज कॉल्ड जुडिशरी। एक होता है जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब क्या होता है कि कोई भी मतभेद हो रहा है कहीं पे या कुछ भी नाइंसाफ़ी हो रही, तो आप किसके पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे उसके खिलाफ। तो एक होता है जुडिशरी, जैसे हाई कोर्ट हो गया आपका, सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो एक जुडिशरी पैनल अलग होता है। अगर एग्जीक्यूटिव विंग और इसमें कुछ भी डिस्प्यूट्स वगैरह कहीं पे कुछ भी होता है तो आपको न्याय चाहिए होता है, तो न्याय लेने के लिए हमारा एक अलग से विंग बनाया गया है जिसको बोला जाता है जुडिशरी विंग। इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड हैज़ द सेम सेटअप। अब जो आपकी इंडिया है ना, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड में, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो इसमें क्या होता है, यही सेटअप फॉलो होता है। एक आपका इसमें लेजिस्लेचर होता है जो आपका लॉ बनाता है गवर्नमेंट के, एक क्या होता है एग्जीक्यूटिव होता है जो उन लॉज को फॉलो करता है और गवर्नमेंट को रन करता है, और एक आपका होता है जुडिशरी। अगर किसी को भी कोई दिक्कत आती है किसी भी लॉ के रिलेटेड या कुछ भी, तो आप जाके जुडिशरी के पास जाके कंप्लेन कर सकते हैं और जो भी उससे रिलेटेड होगा आपको उससे रिलेटेड आपका समाधान किया जाएगा और आपको न्याय मिलेगा, मतलब आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। फेडरल सेटअप, अब जानते हैं फेडरल सेटअप क्या होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड फॉर अ फेडरल सेटअप ऑफ गवर्नमेंट। अब क्या है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसने क्या किया है, हम लोगों को एक सेटअप दिया है गवर्नमेंट का। क्या है वो सेटअप, उसके बारे में भी देख लेते हैं, पढ़ते हैं कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप मैं थोड़ा बहुत यहाँ ब्रीफ में बता सकता हूँ। एक रूल्स बना दिए गए हैं, उसी हिसाब से आपका इंडिया चलता है पूरा का पूरा, पूरे के पूरे लॉज उसमें लिखे हुए हैं, हर आर्टिकल के बारे में, हर आर्टिकल रिलेटेड है उससे। तो पूरी की पूरी देश की सरकार किस पे चलती है, संविधान पे, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन। उस संविधान को बनाया गया था, आपने शायद पढ़ा भी होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
के बारे में पढ़ा होगा, अगर ना पढ़ा हो तो आगे चल के आप उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा, ये कैसे क्या हुआ, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना पूरा का पूरा। जब हम लोग आज़ाद हो गए थे, जब इंडिपेंडेंट मिला था इंडिया को उसके 1947 में, तो उसके बाद जब गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई इंडिया में, तो गवर्नमेंट को चलाने के लिए अब क्या है, इंडिया एक वास्ट कंट्री है, अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, और सबको एक साथ लेके एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें किसी को भी दबाया ना जाए, किसी के राइट्स को दबाया नहीं जाए, और एक अच्छी सी गवर्नमेंट रन की जाए। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में सारे रूल्स और रेगुलेशन लिखे हुए हैं, और इंडियन गवर्नमेंट उसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके सरकार को चला रही है। फैक्ट फाइल, यहाँ पे कुछ फैक्ट फाइल लिखा हुआ है, छोटा सा पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इंडिया इज अ फेडरेशन, इट इज़ नॉट लाइक अदर फेडरेशन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, हाँ अब क्या है, अभी आपने पढ़ा ना एक फेडरल सिस्टम है इंडिया में। इंडिया एक फेडरल सिस्टम है, लेकिन ये दूसरे फेडरल सिस्टम्स की तरह नहीं है। जैसे कि कैसा, एक फेडरल सिस्टम है आपका कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट्स में, ये वैसा नहीं है। क्यों नहीं है, अब देख लेते हैं। इन इंडिया देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप, वन फ्लैग, वन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में क्या है कि एक सिटीजनशिप मिलेगी आपको, एक झंडा है आपके इंडिया का, और एक कॉन्स्टिट्यूशन है। और बहुत सी जगह में यूनाइटेड स्टेट्स हो गया जैसे, तो वो एक समूह है, बहुत अलग अलग देशों का मिलके यूनाइटेड स्टेट बनता है, तो उनके फ्लैग्स भी अलग अलग हैं। लेकिन इंडिया में एक फ्लैग है आपका, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और एक ही सिटीजनशिप मिलती है। देयर इज ऑल्सो वन जुडिशरी नॉट डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, और एक ही जुडिशरी भी है। तो इंडिया है तो एक फेडरल, लेकिन फेडरल सिस्टम यूएसए के फेडरल सिस्टम के जैसा नहीं है। यहाँ एक झंडा है आपका, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक सिटीजनशिप मिलेगी आपको, और एक सिंगल जुडिशरी सिस्टम भी है इनके पास। ऐसा नहीं है कि स्टेट जो है आपका यूनियन गवर्नमेंट, यानी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मेन आपकी यूनियन गवर्नमेंट होती है, और छोटे छोटे जो राज्य होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि स्टेट का जुडिशरी सिस्टम कुछ और फैसला लेगा और आपका जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट का जुडिशरी सिस्टम है वो कुछ और फैसला ले। तो एक ही सिस्टम है पूरा। तो अभी हम लोग पढ़ के आ रहे थे फेडरल सिस्टम के बारे में। ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर are divided between the central and the state government by the constitution and both are supreme with their respective sphere। अब क्या है कि अलग अलग पावर्स बांट दी गई हैं। अब इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, बहुत सी स्टेट्स है उसके अंदर, तो जो अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट है, तो उन्हें उनमें और आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन दोनों के बीच में पावर्स को बांट दिया गया है। हर किसी के पास अलग अलग पावर है और हर आदमी अपने हिसाब से उसको काम करता है। द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, तीन आपके पार्ट है। अभी मैंने आपको बताया था कि एग्जीक्यूटिव विंग होता है हमारा जो लॉ बनाता है, वो फॉलो करता है लॉ को, और जो लेजिस्लेचर होता है वो लॉ को बनाता है, और जुडिशरी क्या होता है हमारा न्यायपालिका, जिसको बोल सकते हैं आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जितने भी कोर्ट्स होते हैं वो सब जुडिशरी के अंदर आते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ फेडरेशन। पहला, आप फेडरेशन के बारे में जानते हैं, दो तरह के फेडरेशन होते हैं। पहला होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। दो तरह के होते हैं, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। अब इनके बारे में पढ़ते हैं क्या है। इन द फर्स्ट कैटेगरी द इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ फेडरेशन। इसमें क्या होता है कि कमिंग टुगेदर वाला जो है आपका, उसमें क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती हैं वो सब आती हैं मिलके एक फेडरेशन फॉर्म करती हैं। हेयर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स आर स्ट्रॉन्ग एंड एंजॉय पावर एट पार्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, अलग अलग स्टेट्स आती हैं और अपनी अपनी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिला के काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ये कहाँ पे फेडरल सिस्टम फॉलो होता है आपका, यूएसए में और ऑस्ट्रेलिया में। इन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, अब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। हेयर सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल, वाइस वर्सा द स्टेट। अब क्या होता है कि जब बहुत बड़ी कंट्री जैसे इंडिया जो है हमारी, द स्टेट, जैसे हमारी इंडिया है एक बड़ी कंट्री है, बहुत से स्टेट्स है उसके अंदर, तो उसने क्या करा है कि अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग पावर दे रखी है। लेकिन जो मेन हेड है हमारा, जो हमारा यूनियन पार्लियामेंट है, जो पूरे इंडिया को दिखता है, उसके पास ज़्यादा पावर होती है, और स्टेट्स गवर्नमेंट जो होती है उनकी पावर कम होती है। आप जैसे कि मान लिए कि आप इंडिया में इस वक्त आप मान सकते हैं मोदी जी आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मेन गवर्नमेंट इस वक्त कौन है सेंट्रल में, बीजेपी है।
बीजेपी पूरे इंडिया को देखती है और छोटी छोटी स्टेट्स अलग अलग हैं। मान लेते हैं यूपी में, आप देखिए यूपी में जो सीएम है कौन है, योगी जी आपके सीएम है, तो वो स्टेट के सीएम है, तो वो पूरे स्टेट को संभालेंगे, लेकिन उनकी पावर सेंट्रल से कमी होगी और सेंट्रल के अंदर आएंगे वो। तो ये सिस्टम आपका इंडिया में चलता है। इंडिया, स्पेन, बेल्जियम आर द एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो हम लोग कौन से फेडरेशन को फॉलो करते हैं? हम लोग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को फॉलो करते हैं, जहाँ पे एक ज़्यादा बड़ी स्टेट को ज़्यादा बड़ी जो कंट्री होती है वो अलग अलग स्टेट्स को पावर को डिवाइड कर देती है, हर स्टेट को अलग अलग पावर दे देती है, वो अपनी स्टेट को उसके हिसाब से चलाते हैं, लेकिन वो फॉलो किसको करते हैं? सेंट्रल को, और सेंट्रल से ज़्यादा पावर उनके पास नहीं होती है। तो आई होप तो आपको ये बात समझ में आ जाओगी। दो तरह के फेडरेशन होते हैं, एक होता है कमिंग टुगेदर एंड द होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि अलग अलग जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती हैं वो एक साथ मिल के आके एक फेडरेशन फॉर्म कर लेती हैं और सबके पास अपनी अपनी अलग अलग पावर होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में वो मिल के अपना काम करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इनके पास अलग अलग पावर जो दी जाती है वो किस में, होल्डिंग टुगेदर में, सेकेंड वाली में अलग अलग पावर जो देता है वो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही देता है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही मेन बॉस होता है उनका। मतलब अगर वो कोई भी काम करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बिना पूछे नहीं कर सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको इजाज़त देगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द इंडिया ऑफ द कंट्री इन इंग्लैंड इन इंडिया। आपका ये पार्लियामेंट हाउस है, न्यू दिल्ली में है। अभी तो ये आपका इस वक्त टूट के फिर से बन रहा है, नया इसमें रिनोवेशन हो रहा है। ये पुरानी फ़ोटो है, अभी पार्लियामेंट फिर से बन रहा है। तो ये आपका सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। मतलब सुप्रीम लेजिस्लेटिव का मतलब क्या? लॉ बनाने वाली, लॉ मेकिंग बॉडी। ये कहाँ होती है? इंडिया और इंग्लैंड में। अब बात करते हैं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द फॉलोइंग फेडरल फीचर। अब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फीचर जो है, फेडरल फीचर हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीमेसी ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज पार्टली रिजिड एंड द पार्टली फ्लेक्सिबल। सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया जो फीचर है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है? हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिटन फॉर्म में है, जो लिखा हुआ है और हम उसी को फॉलो करते हैं। पार्टली रिजिड और पार्टली फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि वो एक लिख दिया गया और वही फॉलो होगा हमेशा। फ्लेक्सिबल क्या है कि कुछ केसेस में अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ आती है तो उसको अमेंड किया जाता है, अमेंडमेंट हो जाता है, फिर नया रूल एक बन जाता है उससे रिलेटेड, लेकिन हमेशा नहीं होता। अभी हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पे अमेंडमेंट हुए। मतलब पहले ज़माने में आपका मान के चलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बनता चला गया, फिर जैसे जैसे जो जो चीज़ें हुई उनको देखा गया कि इस केस में अब क्या करा जाए, तो वहाँ पे अमेंडमेंट किया गया, एक नया रूल बनाया गया। तो ये पार्टली रिजिड का मतलब, रिजिड मतलब होता है ठोस, और फ्लेक्सिबल मतलब जो हल्का सा फ्लेक्सिबल हो जाए, मतलब उसमें कुछ चेंजेस हो सके। द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट ड्राइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या होता है, जो यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों के दोनों को पावर कौन देता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और ये लोग इन्हीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ही दम पे अपनी सरकार चलाते हैं, इससे अलग होकर ये सरकार नहीं चला सकते। दे हैव वेल डिफाइंड एंड एक्सक्लूसिव पावर इन द स्पेयर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। अब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और आपकी स्टेट गवर्नमेंट को भी वेल डिफाइंड पावर का मतलब क्या है? पावर बता दी गई है कि आपकी इतनी हद है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है आप उसके हिसाब से सरकार को चलाएंगे। और तीनों विंग्स में अलग अलग उनकी दे रखी, मतलब एग्जीक्यूटिव की उनकी पावर पता होगी उनको, लेजिस्लेचर पावर भी उनको पता होगी और जुडिशरी पावर भी उनको पता होगी। फॉलो उनको किसको करना है? कॉन्स्टिट्यूशन को ही करना है। द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर एंड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एट लास्ट जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को कोई नुकसान ना है। और जो भी सरकार कोई भी चला रहा हो, चाहे स्टेट में, चाहे गवर्नमेंट या आपकी सेंट्रल में, और सुप्रीम कोर्ट ही है जो देखता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। ओनली द सुप्रीम कोर्ट कैन सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट और बिटवीन द स्टेट देमसेल्फ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसी हमारा कोर्ट है, अगर यूनियन गवर्नमेंट और आपकी स्टेट गवर्नमेंट में कोई पंगा हो जाता है, मतलब कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है, तो वो डिस्प्यूट्स को कौन सॉल्व करता है? खाली सुप्रीम कोर्ट सॉल्व कर सकता है। और अगर कोई डिस्प्यूट कोई एक स्टेट और दूसरी स्टेट के बीच में हो जाता है, मान लेते हैं उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के बीच में या मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के बीच में हो जाता है, तो उसको भी कौन सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कौन सॉल्व करता है डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और
गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दमसेल्फ, सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके आईएएस पीसीएस या आप कोई भी सरकारी की तैयारी जब भी करेंगे सरकारी एग्जाम की, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसको आप याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ही डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो भी डिस्प्यूट होगी कौन सॉल्व करेगा? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। और किसी स्टेट के बीच में अगर होती है, किसी दो स्टेट में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो कौन सॉल्व करेगा? आपका सुप्रीम कोर्ट। आई होप सो अभी तक जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। आगे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्म अबाउट अ फेडरल सिस्टम। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स अपॉन अ फेडरल सिस्टम द स्ट्रेंथ ऑफ द यूनिटरी गवर्नमेंट। तो नॉर्मली द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इज फेडरल। अब क्या है कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो हमारा सिस्टम है गवर्नमेंट का वो एक फेडरल सिस्टम है। द कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल्स द फेडरेशन टू ट्रांसफर इटसेल्फ इनटू अ यूनिटरी स्टेट बाय एजम्पशन ऑफ पावर ऑफ स्टेट ड्यूरिंग द इमरजेंसीज। अब क्या है कि अगर कोई भी इमरजेंसी लागू हो जाती है तो जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह हैं तो उनकी पावर्स ले ली जाती है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? पूरी की पूरी पावर अपने पास लेके चीज़ों को हैंडल करता है। सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम इन द सेम कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक इन द वर्ल्ड। और ये जो सिस्टम है ना हमारा, ये सबसे यूनिक है पूरे वर्ल्ड में। क्या सिस्टम है? तो नॉर्मली द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज फेडरल। आपका जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम है। अब तो समझ में आ गया ना, फेडरल सिस्टम है हमारा। The Constitution enables the Federation to transfer itself into a unitary federation। अब क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन? क्या करता है कि खुद अपने आप को एक यूनिटरी फेडरेशन बना लेता है जब उसको ज़रूरत पड़ती है। अगर उसको ज़रूरत पड़ेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान से बड़ा फेडरेशन सिस्टम कोई नहीं है। ऐसे तो हमारे पास फेडरेशन सिस्टम है, हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट भी है और हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, उनके पास अलग अलग पावर है। लेकिन जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा फेडरल सिस्टम है इंडियंस के लिए, और यही इसकी यूनिक फ्यूचर है पूरे वर्ल्ड में। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, द डेफिनेशन ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट क्या है। पार्लियामेंट के बारे में देखते हैं। पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट हमारे गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है कि वो ऑर्गन है जो क्या बनाता है? रूल्स या लॉ बनाता है। इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी हुज परमिशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली रिक्वायर इन द प्रोसेस। ये आपकी एक ऐसी बॉडी है जिसकी परमिशन चाहिए होती है, इज कॉन्स्टिट्यूशनली रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग और चेंजिंग द लॉज। लेजिस्लेटिव है हमारा पार्लियामेंट, क्या है? एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। इसकी परमिशन हमेशा चाहिए होती है। अगर आप कोई लॉ बना रहे हैं या उसको चेंज कर रहे हैं तो किसकी ज़रूरत चाहिए आपको? किसकी परमिशन चाहिए? पार्लियामेंट की। इट कंट्रोल द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द नेशनल बजट। ये क्या करता है कि जो यूनियन काउंसिल है हमारे मिनिस्टर्स की, उनको कंट्रोल करता है और बजट को कंट्रोल करता है। दिस क्लियरली शोज प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इससे पता चलता है कि हमारी गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। जो आपके मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स होते हैं वो अलग अलग मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं, लेकिन वो बनते कैसे हैं? वो पार्लियामेंट में पहुंचते कैसे हैं? पार्लियामेंट में पहुंचने के लिए वोटिंग होती है। तो जो हमारे लोग हैं, जनता है, तो वो वोट करती है, पब्लिक। द सेंट्रल लेजिस्लेचर और इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूएंट। आपका जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है यानी जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना है। द लोकसभा, द राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। तो हमारा पार्लियामेंट 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। लोकसभा उसमें होती है, राज्यसभा उसमें होती है और उनका हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। 3 चीज़ों से मिलके बना है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। लोकसभा रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ द कंट्री एंड राज्यसभा रिप्रेजेंट द फेडरेटिंग स्टेट। लोकसभा क्या रिप्रेजेंट करती है? लोकसभा रिप्रेजेंट करती है पीपल ऑफ द कंट्री। मतलब लोकसभा में जो मेंबर्स पहुंचते हैं, अभी छोटे छोटे तौर पे समझ लेते हैं, मोटे मोटे तौर पे, लोकसभा में जो मेंबर्स वहां पहुंचते हैं वो जो इंडिया के पीपल है वो उनको वोट करके वहां पे पहुंचाते हैं लोकसभा में। तो लोकसभा को इसीलिए बोला जाता है हाउस ऑफ द पीपल।
तो पीपल को रिप्रेजेंट करती है पीपल ऑफ द कंट्री, क्योंकि उन्हीं ने उनको वोट किया होता है। राज्यसभा रिप्रेजेंट है फेडरेटिंग सिस्टम, और राज्यसभा हमारे फेडरेशन सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। राज्यसभा के बारे में वही पढ़ेंगे कि उसके मेंबर्स कैसे बनते हैं। अब हम बात, आई होप तो आपको पार्लियामेंट के बारे में समझ में आ गया होगा मोटा मोटा। पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट आपका 3 चीज़ों से मिलकर बना, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है क्योंकि पीपल उनको इलेक्ट करके वहाँ तक पहुँचाते हैं। राज्यसभा क्या होता है? फेडरेटिंग स्टेट बोला जाता है, और उनमें एक और बंदा होता है जो आपका हेड होता है, वो क्या कहलाता है? प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं लोकसभा की। द लोकसभा, द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया इज कॉल्ड हाउस ऑफ द पीपल और द लोकसभा। जो लोअर हाउस होता है पार्लियामेंट का, उसको हम लोग कहते हैं लोकसभा। इसको हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है और उसको लोअर हाउस भी बोलते हैं। विच इज़ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द पीपल, और ये आम जनता को रिप्रेजेंट करता है। लोकसभा क्या है? हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है क्योंकि ये आपका, मैंने बताया ना, वोटिंग होती है, जब इलेक्शन होते हैं तो हम लोग वोट देते हैं, तो वो मेंबर्स वहाँ कैसे पहुँचते हैं? तो हमारे वोट्स के जरिए ही पहुँचते हैं, तो वो हमको रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे। तो ये इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ द पीपल। कंपोजिशन की बात करें, इसमें कौन कौन होता है, कितनी कितनी स्ट्रेंथ होती है इसकी। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा एज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज 552। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है आपकी लोकसभा की वो कितनी है? 552, 552, मतलब 552 मेंबर्स हो सकते हैं लोकसभा में। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमको प्रोवाइड करा है कि 552 मेंबर्स आपके लोकसभा में हो सकते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ये। आउट ऑफ दिस नॉट मोर देन 530 मेंबर्स शैल रिप्रेजेंट द स्टेट। अब क्या है कि 530 मेंबर से ज़्यादा लोग स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इसमें से। नॉट मोर देन 20 मेंबर्स शैल रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरी। अब 20 लोग इसमें से, 20 से ज़्यादा लोग यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आप जानते होगे ना, स्टेट्स होती हैं हमारे वहाँ और यूटी होती हैं। यूटी हमारी यूनियन टेरिटरी को बोलते हैं, और स्टेट्स जो आप तो जानते हैं, छोटे छोटे जो राज्य हैं हमारे, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ये सब हमारे स्टेट्स हैं। तो 530 मेंबर से ज़्यादा लोग स्टेट्स में को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और 20 लोग से ज़्यादा यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो 530 और 20 कितने हो गए आपके? 550, बचे 2 लोग। 2 members from the Anglo-Indian community shall be nominated by the president if he feel that the community has been adequate represented। 2 मेंबर को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में नॉमिनेट किया जाता है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। 2 मेंबर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। आपका 530 से ज़्यादा नहीं हो सकते जो स्टेट को रिप्रेजेंट करें, और 20 मेंबर नहीं हो सकते जो आपके टेरिटरी को रिप्रेजेंट करें। और बचे 2 मेंबर, वो होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। उनको नॉमिनेट किया जाता, उनको इलेक्ट नहीं किया जाता। 550 मेंबर इलेक्ट होके आ रहे हैं, जो 2 मेंबर बच रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? नॉमिनेटेड हो रहे हैं, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट कर रहा है। हाउएवर द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा एट प्रेजेंट इट 545। अभी की जो स्ट्रेंथ है लोकसभा में, अभी की मतलब ये जो बुक जब पब्लिश हुई होगी तब की, आप उस वक्त की बात बताई जा रही है, 545। अब बुक किस डेट में पब्लिश हुई ये देखना होगा आपका। अभी जो एट प्रेजेंट 545 स्ट्रेंथ है आपकी लोकसभा की, मतलब इतने मेंबर आपके लोकसभा में हैं। आउट ऑफ विच 530 मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द स्टेट्स, जिसमें से 530 मेंबर को इलेक्ट किया गया है, मतलब उनका इलेक्शन हुआ है, अलग अलग राज्यों में लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं और वो वहाँ से जीत के आए। 13 मेंबर्स बाय द यूनियन टेरिटरीज। यूटी क्या होती है हमारी? केंद्र शासित प्रदेश, उसको बोलते हैं यूटी, मतलब उसको सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, वो होती है यूटी। तो 13 मेंबर हमारे पास अभी जो लोकसभा के हैं वो कहाँ पे? यूटी में, यूनियन टेरिटरीज में है। और 2 मेंबर जो हैं, 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी होती है हमारी, उससे 2 मेंबर्स को हमारे प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है। तो 2 मेंबर नॉमिनेट हो सकते हैं, तो प्रेसिडेंट 2 नॉमिनेट करें। 13 इस वक्त यूनियन टेरिटरी से आए हैं और 530 आपके इलेक्ट हुए डायरेक्टली स्टेट से। सीट्स आर अलॉटेड टू द डिफरेंट स्टेट्स। सीट्स आर अलॉटेड टू द डिफरेंट स्टेट्स। 28 यहाँ पे क्या शो कर रहा? नंबर ऑफ स्टेट्स। और यूनियन टेरिटरी हमारे पास कितनी? 9 इन लोकसभा ऑन द बेसिस ऑफ द रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन। अब अलग अलग सीट दी जाती हैं अलग अलग स्टेट्स को लोकसभा में, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, वाइल उत्तर प्रदेश हैज 80 सीट्स इन द लोकसभा। उत्तर प्रदेश में 80 सीट्स हैं लोकसभा की।
टोटल 80 सीट्स, मतलब 80 लोग यहाँ पे इलेक्ट होके जाएंगे। कहाँ? 530 में से 80 लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश से निकलते हैं। तो बहुत ज़्यादा सीट्स हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। स्टेट्स विद स्मॉल पॉपुलेशन लाइक दोज ऑफ मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, इन लोग के पास एक एक सीट है। ये जो स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, यानी मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, इन स्टेट से एक एक बंदा इलेक्ट हो सकता है खाली। और उत्तर प्रदेश से अकेले टोटल 80 लोग, 28 स्टेट्स में अलग और उत्तर प्रदेश में 80 अलग, एक बार में 80 लोग इलेक्ट होते आते हैं। 80 सीटें हैं लोकसभा की। मोटा मोटा आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80। जो इस और जो मिजोरम है, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से ये सीटें डिवाइड हो जाती हैं, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र बनाए जाते हैं। जितनी ज़्यादा जिस स्टेट की पॉपुलेशन होती है उस हिसाब से वहाँ पे सीट्स होती हैं। डिवीजन ऑफ स्टेट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसी, ईच स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी इज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ एरिया कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर इलेक्शन पर्पस। अब क्या होता है कि अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को डिवाइड किया जाता है, अलग अलग एरिया के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी जाती है। मतलब इतना एरिया किसके अंडर में आएगा, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में आएगा, तो उस एरिया के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता है, उस पॉपुलेशन के हिसाब से कि वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन होती है। तो ये किस लिए किया जाता है? ये बेसिकली इलेक्शन पर्पस के लिए किया जाता है कि जैसे लोकसभा का एक बंदा इलेक्ट होकर आ रहा है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरी, तो वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा अकेले, कि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है अगर, तो भाई उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी डिवाइड किया जाएगा 2 हिस्सों में, फिर 2 लोग लड़ेंगे। तो इस हिसाब से आपका उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं आप 80 सीट्स है, तो अलग अलग सीट्स पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई ना। फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 मेंबर इज इलेक्टेड, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बस एक मेंबर ही इलेक्ट होके आता है, मतलब उसका इलेक्शन होता है वहाँ पे, वो जीतता है तो आ जाता है। अ कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज अ वेल मार्क बाउंड्री फॉर स्मूथ होल्डिंग ऑफ द इलेक्शन, और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वो इसीलिए बस कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाती है कि जो इलेक्शंस हों वो बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शंस हों और उसमें बहुत स्मूथ वे में इलेक्शन हो जाए। फॉर लोकसभा इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूंसी, समटाइम दीज कॉन्स्टिट्यूंसी कॉन्स्टेड एट्स द सीट्स। तो ये जो इलेक्शन जब होता है तो 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में कंट्री को डिवाइड कर दिया जाता है जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। इन्हीं कॉन्स्टिट्यूंसीज को बोला जाता है सीट्स। लोकसभा की कितनी सीट्स हैं, लोकसभा की सीट्स कितनी है यहाँ पे, अभी मैंने बताया ना 80 क्या है, 80 सीट्स जो हो रही है वो क्या कॉन्स्टिट्यूंसी है उत्तर प्रदेश में। तो उस सीट का मतलब क्या, एक ही बंदा बैठेगा ना इलेक्ट होकर जो आएगा उस सीट पे, तो उसको सीट भी बोला जाता है। अब देखते हैं कि लोकसभा में भी रिजर्वेशन, हर सीट का रिजर्वेशन क्या क्या है। तो इसमें भी रिजर्वेशंस होते हैं। रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स मतलब पहले से वहाँ पे अलॉटेड, एक तरह से आप कह सकते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड मेड प्रोविजन फॉर द सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड सिटीजन ऑफ द इंडिया। अब क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न होता है जो बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए रिजर्वेशन होता है। हर फील्ड में रिजर्वेशन होता है आपका, अलग अलग फील्ड्स होती हैं, अलग अलग कास्ट के हिसाब से होता है या बैकवर्डनेस के हिसाब से होता है, अलग अलग तरीके से इंडिया में रिजर्वेशन है। तो ऐसी रिजर्वेशन यहाँ पे भी है। एज सच मेनी सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट। जो शेड्यूल कास्ट होते हैं उनके लिए सीट रिजर्व होती है। 84 ब्रैकेट में दिया तो 84 रिजर्व हो गए इनके लिए। एंड द शेड्यूल ट्राइब्स 47। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स में क्या होता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट हैव मेड प्रोविजन फॉर द सोशली एंड एजुकेशन, जो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं उनके लिए अलग अलग रिजर्वेशन दे दिया गया है, कास्ट के हिसाब से होता है। एज सेड मेनी सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट। जो शेड्यूल कास्ट है उसके लिए बहुत सी सीटें रिजर्व हैं, लगभग यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है 84। तो 84 सीट्स आपकी लोकसभा की जो 530 सीट्स होती हैं उसमें 84 आपकी किसके लिए रिजर्व है, शेड्यूल कास्ट के लिए। शेड्यूल ट्राइब्स जो होते हैं यानी एसटी जो होते हैं उनके लिए 47 सीट्स हैं लोकसभा में आपकी। द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू नॉमिनेट 2 मेंबर ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द लोकसभा इफ ही फाइंड्स द कम्युनिटी हैज एडुकेट रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस। ये तो हो गया कि 84 सीट्स आपकी शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 आपकी शेड्यूल ट्राइब के लिए। और 2 बंदे जो होते हैं वो कौन देता है, एंग्लो इंडियन होते हैं वो, और वो प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करता है। तो एंग्लो इंडियंस के लिए भी 2, एक तरह से आप कह सकते हैं 2 सीट्स रिजर्व है।
दिस इज टू इंश्योर दैट द मार्जिनलाइज ग्रुप गेट्स पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। अब ये इसलिए रिजर्व होती है कि जो बैकवर्ड क्लास हैं इस पे इस इंश्योरिटी हो कि इंडियन गवर्नमेंट को या इंडियन पार्लियामेंट को, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इसलिए इसको कर रखा है कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं या बैकवर्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गए, तो ये भी अपना फुल पार्टिसिपेशन दे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इनका भी हो और इनके एरिया को भी डेवलप किया जाए अच्छी तरह से, तो इन्हीं में से बंदा निकले कोई, तो इसलिए इनको सीट्स रिजर्व दी जाती हैं। इलेक्शन टू लोकसभा। अब लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन टू द लोकसभा, इसके बारे में बात करते हैं। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स। जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के वो डायरेक्टली, उनको कौन इलेक्ट करता है, पीपल्स, इंडिया के जो लोग होते हैं, इंडिया की जो जनता है, इंडिया के जो बंदे हैं, वो वोट देते हैं किनको, इलेक्शन होता है बाकायदा आपका लोकसभा का, और तब जाके लोकसभा के मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज हैज़ बीन अडॉप्टेड which means that all citizens of the age of 18 years and the above have the right to vote if not otherwise disqualified under law। अब क्या है यहाँ पे एक प्रिंसिपल यूज होता है, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, उसको अडॉप्ट किया जाता है। ये प्रिंसिपल क्या है, ये प्रिंसिपल कहता है जो भी सिटीजन है आपका इंडिया का और उसकी एज 18 साल हो गई है या 18 साल से ज़्यादा है, तो उसको राइट है वोट देने का, तो वो वोट देगा। तो इतने लोग जो 18 साल के हो गए हैं या 18 साल से ज़्यादा है तो वो वोटिंग करते हैं, उस वोटिंग के आधार पे लोकसभा के मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। दिस प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हैज़ एस्टैब्लिश्ड अ ट्रू डेमोक्रेसी और द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो आपका प्रिंसिपल ऑफ फ्रेंचाइज है, प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज है, ये क्या करता है, ट्रू डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है, एक तरह से आप कह सकते हैं ये गवर्नमेंट कैसी होती है, ये गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, मतलब लोगों के लिए ये गवर्नमेंट है, बाय द पीपल यानी लोगों के द्वारा बनाई गई है, और फॉर द पीपल और लोगों के लिए है, मतलब ये लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों के लिए बनाई गई है और लोगों ने बनाई है। इसका मतलब आपका ये होता है एडल्ट फ्रेंचाइज का, क्या बेसिक डेमोक्रेटिक राइट आपको सब मिलेंगे, लोगों ने बनाई है, लोगों के लिए बनाई है, लोगों की गवर्नमेंट है आपकी, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। सिंस द गवर्नमेंट अफेक्ट ऑल इट मस्ट बी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑल। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट सबको अफेक्ट करती है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबकी होती है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ द राइट टू वोट इज गिवन टू ऑल इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर कास्ट, क्रीड, कलर, जेंडर और इकोनॉमिक स्टेटस। यही वजह है कि राइट टू वोट करने के राइट सबको दे रखा है, चाहे उसकी कास्ट कुछ भी हो, कलर कुछ भी हो, जेंडर कुछ भी हो, इकोनॉमिक स्टेटस पैसे वाला हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी कास्ट का हो, कलर भी कुछ हो उसका, मेल हो, फीमेल हो, काला हो, गोरा हो, सबको राइट है कि वो वोट दे सकते हैं, बस उनकी एज 18 साल या 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। हेयर लाइज द मेरिट ऑफ द यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। यही आपका एक यूनिवर्सल जो एडल्ट फ्रेंचाइज का सबसे अच्छा बात जो है वो यही है कि हर आदमी वोट दे सकता है इसमें। नॉट ओनली दिस, द इलेक्शन टू लोकसभा आर हेल्ड बाय द सीक्रेट बैलेट विच मीन्स द वोटर कैन कास्ट देयर वोट सीक्रेटली। अब क्या होता है, जो लोकसभा का इलेक्शन होता है तो उसमें एक सीक्रेट बैलेट होता है जिसमें जो भी वोटर्स हैं वो जाके अकेले में जाके चुपचाप अपना वोट दे सकते हैं, जिसको चाहे दे, कोई देखने वाला नहीं होगा, चुपचाप वो वोट देंगे, किसी चीज़ का उनको डर नहीं होगा, आराम से वो वोट दे सकते हैं। पहले होता था, पहले ज़माने में बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता था, अब आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आ गई, ईवीएम पे आपको जाके बटन दबाना होता है, आप जिसको वोट देना चाहेंगे उस पर वोट जाएगा, वो बटन के सामने उसका डिटेल्स दी होंगे, आपको वो बटन दबा देना है, वोट चला जाएगा। तो मतलब ये सीक्रेट प्लेसेस होती हैं, एक रूम होता है अलग, आप वहाँ पे जाएंगे, बैलेट पेपर में देंगे, मतलब आपको किसी चीज़ का कोई डर और खौफ नहीं है कि हमको किसको वोट दे रहे, किसी को पता ना चल जाए। दे आर ऑल्सो सेफ फ्रॉम द पुल्स एंड प्रेशर ऑफ द पॉलिटिशियन। अब क्या होता है, जो पॉलिटिशियन आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं, रिझा दे रहे हैं या डरा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि हमको ही वोट देना, हमको ही वोट देना, तो उनको पता नहीं चलेगा आपने वोट किसको दिया। मोर एवर नो इल फीलिंग इज क्रिएटेड। जब उनको पता ही नहीं चलेगा वोट किसको दिया है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं होगी। ऐसा ना हो कि आपसे वो कह रहे हैं वोट दो, आपने किसी और को वोट दिया और उनको पता चल गया, तो एक इल फीलिंग क्रिएट हो जाती है, तो इसमें इल फीलिंग भी क्रिएट नहीं होगी। अब देखते हैं, ये तो बात हो गई इलेक्शन की, इलेक्शन कैसे होता है। क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ लोकसभा। अब जो लोकसभा के मेंबर बनते हैं, जो लोग जो इलेक्ट होके आते हैं,
या जो इलेक्शन में खड़े होते हैं लोकसभा के मेंबर के लिए, तो उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू सीक द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा अ पर्सन मस्ट possess द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। अब अगर लोकसभा का इलेक्शन आपको लड़ना है तो उसके लिए आपकी कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं। वो क्वालिफिकेशंस क्या हैं हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है ही शुड बी एन सिटीजन ऑफ इंडिया। पहला इंपॉर्टेंट है कि आप इंडिया में इलेक्शन लड़ रहे हैं अगर, तो आपके पास इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, आप इंडिया के सिटीजन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है आपका? दूसरा पॉइंट है ही शुड बी एटलीस्ट 55 ईयर ओल्ड। कम से कम वो 25 साल का होना चाहिए इस इलेक्शन को लड़ने के लिए। ही शुड नॉट बी प्रोक्लेम ऑफेंडर। प्रोक्लेम ऑफेंडर का मतलब क्या है? ही शुड नॉट बी प्रोक्लेम ऑफेंडर का मतलब ये है कि कुछ उसने ऐसी चीज़ ना करी हो जिसको लोगों ने ऑफेंड किया हो, या कहीं पे उसका गलत नाम यूज़ हो रहा हो, या इलीगल, एक भी तरह से कह सकते हैं कि इलीगल काम ना करते हो या कुछ भी ना करते हो। मतलब शरीफ सुथरा आदमी होना चाहिए, साफ सुथरा। ही शुड हैव हिज नेम इन द इलेक्टोरल रोल्स इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। और जो इलेक्शन की जो लिस्ट होती है ना, वोटर लिस्ट या इलेक्टोरल रोल्स होते हैं, तो उसका नाम उस लिस्ट में भी होना चाहिए। मतलब पूरी कंट्री की कहीं ना कहीं उसका नाम होना चाहिए उस इलेक्टोरल रोल में, तभी वो लड़ सकता है। ही और शी शुड possess सच अदर क्वालिफिकेशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। और अगर कोई नई क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट ने अमेंड कर दी या ये क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, तो उसके पास ये क्वालिफिकेशन भी हो अगर पार्लियामेंट कहता है। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब उसके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि उसके पास सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कोई ऐसी पोस्ट ना हो कि वो ऑलरेडी उस पोस्ट पे हो, या गवर्नमेंट पोस्ट पे और वो इलेक्शन लड़ ले। ये भी नहीं हो सकता। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी उसके पास ऐसी कोई पोस्ट है जिससे वो प्रॉफिट ले रहा है, या सेंट्रल में है, या उसके पास गवर्नमेंट में कोई ऐसी पोस्ट है जो काम करता हो वो कहीं पे, कोई एक तरह से कह सकते हैं जॉब है उसके पास, गवर्नमेंट या स्टेट। ही शुड नॉट बी अनसाउंड माइंड। अब अनसाउंड माइंड का मतलब ये है कि दिमाग काम करता हो उसका, ऐसा ना हो कि मेंटल हो या कुछ भी हो आप इलेक्शन लड़ ले। ही शुड नॉट बी एन इंसॉल्वेंट, दैट इज ही शुड नॉट बी इन डेब्ट। अब उसके बाद कर्जा भी ना हो। इंसॉल्वेंट का मतलब है, मतलब ऐसा ना हो कि कर्जे से डूबा हो, लोन चल रहे उसके बाद बहुत ज़्यादा हो, इलेक्शन लड़ ले। तो ये सब कुछ क्वालिफिकेशन है जो उसके अंदर होनी चाहिए। 25 साल का होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए। प्रोक्लेम ऑफेंडर का मतलब ये है कि कोई आलतू फालतू काम उसने ना करे हो इलीगल, जिसका नाम कहीं पे हो, मतलब साफ सुथरा आदमी होना चाहिए। और उसके पास और भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो आपका पार्लियामेंट अगर टाइम टू टाइम कोई नई क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट ऐड करता है उसमें, तो वो क्वालिफिकेशन भी उसके पास होने चाहिए। कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह नहीं होना चाहिए। मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से उसको कुछ पैसा ना मिल रहा हो, या कुछ ना सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से ना स्टेट गवर्नमेंट की वजह से पहले से। ही शुड नॉट बी अनसाउंड। अनसाउंड का मतलब, अनसाउंड माइंड का मतलब है कि उसका दिमाग काम करता रहे, मतलब सही साठ दिमाग होना चाहिए। कहने का मतलब ये है बेसिकली, मेंटल हेल्थ उसकी अच्छी होनी चाहिए। ही शुड नॉट बी इन एन इंसॉल्वेंट, दैट इज ही शुड नॉट बी इन डेप्थ। डेप्थ मतलब कर्जा, उसके ऊपर कर्जा ना हो। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, अगर वो ऑलरेडी मेंबर बन गया है यानी इलेक्ट होके आ गया है, तो उसकी मेंबरशिप को कैसे डिसक्वालीफाई किया जाता है, अब इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या प्रोसीजर है। अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज डिसक्वालीफाइड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। कौन कौन सी ऐसी वजहें हैं जिसकी वजह से किसी भी मेंबर को, कोई भी हो, आपका राज्यसभा का और लोकसभा को, डिसक्वालीफाई हो जाता है। पहला, इफ़ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। पहली चीज़ ही यही थी आपकी, क्वालिफिकेशन क्या थी कि उसके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई और जरिया कमाई का नहीं होना चाहिए। मतलब ना सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ना स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, सरकारी नौकरी वगैरह या ऐसे भी, मतलब कोई ऑफिस पहले से उसके पास हो, या सेंट्रल के अंडर में वो काम कर रहा हो, या गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में काम कर रहा हो, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। हाउएवर द ऑफिस ऑफ मिनिस्टर एंड द डिप्टी मिनिस्टर आर नॉट रिगार्डेड एज द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट फॉर दिस पर्पज। और एक पॉइंट और है यहाँ पे, जो ऑफिस आपके मिनिस्टर्स के ऑफिस होते हैं या डिप्टी मिनिस्टर के ऑफिस होते हैं, तो उनको नहीं काउंट किया जाता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट्स में। तो ये दो जो आपके पोस्ट हैं, यानी मिनिस्टर का और डिप्टी मिनिस्टर का, ये आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होता। इफ़ ही इज़ अनसाउंड माइंड एंड डिक्लेयर सो बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, अगर उसका दिमाग सही नहीं है यानी मेंटल हेल्थ नहीं है और कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया उसको, तो भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इफ़ ही इज़ एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अब उसके बाद कर्ज है, वही चीज़ है कि क्वालिफिकेशन पहले ही बता दी गई थी, अगर वो चीज़ नहीं वो करता तो इसका मतलब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा।
इफ़ ही हैज सीज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, अब अगर इंडिया का सिटीजन से भी हटा दिया गया उसको तो भी उसको हटा दिया जाएगा। इफ़ ही हैज़ डिसक्वालीफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, मतलब जो जो क्वालिफिकेशंस अभी मैंने बताई, अगर उन क्वालिफिकेशन अब वो इलेक्ट हो चुका है और उसके बाद उसके अंदर ये सब कमियां होती हैं, बाद में डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा उसको। यानी कोई भी लॉ अगर इंडियन पार्लियामेंट बना रहा है तो भी डिसक्वालीफाई कर सकते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उसके पास तो भी उसको हटा दिया जाएगा। अनसाउंड माइंड है तो भी उसको हटा दिया जाएगा। ये तो हो गई उसकी कुछ 5 डिस्क्वालिफिकेशंस। अब बात करते हैं इन एडिशन टू द अबव डिस्क्वालिफिकेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951। अब क्या हुआ, इसके अलावा एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट था 1951 एज अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम फर्दर एट द लिस्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन बाय इट्स मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। एक अभी मैंने बताया ना, कॉन्स्टिट्यूशन में जब कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अमेंडमेंट। तो एक अमेंडमेंट हुआ था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट इन 1951। तो उस अमेंडमेंट में कुछ और कंडीशंस ऐसी जोड़ी गई थी जिससे आप बंदे को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ये 5 कंडीशंस तो आपके सामने है अभी कि ये 5 तो हैं कि अगर ये 5 उसने फॉलो नहीं करी तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसके अलावा एक अमेंडमेंट हुआ बाद में जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951। तो इस अमेंडमेंट के थ्रू देखते हैं कैसे आदमी को बाद में कुछ और कंडीशंस ऐड कर दी गई थी ये 4। तो इस अमेंडमेंट को भी देख लेते हैं क्या कंडीशंस है कि आदमी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मतलब मेंबर ऑफ लोकसभा डिस्क्वालीफाई हो सकता है। इफ़ ही हैज़ फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टेन इलेक्शन ऑफेंसेस करप्ट प्रैक्टिस ड्यूरिंग इलेक्शन, अगर ये बात साबित हो जाए कि ये जो जीता है ये बेईमानी करके जीता है, इसने करप्ट प्रैक्टिस मतलब बेईमानी करी है और ये जीत गया है, तो अगर ये बात साबित हो जाती है कि ये बेईमानी से जीता है तो भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इफ़ ही हैज़ बीन सेंटेंस टू ट्रांसपोर्टेशन और इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 ईयर, अगर उसको सज़ा मिल गई कहेगी 2 साल, नॉट फॉर लेस देन, अगर 2 साल वो जेल में बंद हो गया तो भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इफ़ ही हैज़ सेंटेंस टू ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि उसको तड़ी पार कर दिया गया, और इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल में डाल दिया गया फॉर नॉट लेस देन 2 ईयर, अगर 2 साल से पहले आ जाता तो ठीक है, अगर 2 साल तक उसको इम्प्रिजनमेंट दी गई है, 2 साल से मतलब 2 साल की सज़ा है, ये 2 से कम नहीं है, नॉट लेस देन 2 ईयर मतलब 2 से कम नहीं है, 2 साल की सज़ा है, तो भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर 2 साल के लिए उसको तड़ी पार किया जाता है या 2 साल के लिए जेल डाला जाता है तो भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इफ़ ही हैज़ बीन फाउंड गिल्टी ऑफ वायलेटिंग एनी लॉ ऑफ लैंड सच एज नार्कोटिक, कस्टम एक्ट, डोरी एक्ट और यूजिंग क्रुएल्टी टुवर्ड वुमेन्स, अगर वो किसी लॉ को वायलेट करता है और ये बात साबित हो जाती है, मतलब वायलेट कर दिया उसने किसी लॉ को, कोई भी जो लॉ बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा और उसको वो वायलेट कर रहा है और इस बात को साबित कर दिया गया कि इसने लॉ को वायलेट करा था, तो भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कौन कौन से लॉ यहाँ पे दिए हैं, नारकोटिक्स एंड कस्टम एक्ट है अगर इसको वायलेट करता है, डॉरी एक्ट दहेज प्रथा, और यूजिंग क्रुएल्टी टुवर्ड्स वुमेन मतलब औरतों पे अत्याचार वगैरह जो हो रहा है अगर होता है तो भी उसको हटा दिया जाएगा। It may be added here that no person can be member of both houses of the parliament at one time and the same time. अगर कोई बंदा राज्यसभा का भी मेंबर है और लोकसभा का मेंबर है तो ये नहीं हो सकता। एक आदमी एक ही हाउस का मेंबर हो सकता है। नो मेंबर कैन बी इलेक्टेड एज बोथ हाउसेज इन बोथ द हाउसेज, मतलब दोनों हाउसेज में राज्यसभा और आपका लोकसभा में नहीं हो सकता। नो पर्सन कैन बी ए मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस, राज्यसभा और लोकसभा में एक टाइम पे एक साथ कोई एक आदमी दोनों जगह पे नहीं हो सकता मेंबर। नॉर वन कैन बी द मेंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड एनी वन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर एट द सेम टाइम, और ना ही कोई सेंट्रल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेटर का मेंबर हो सकता है एक बार में, तो दोनों में से एक ही जगह उसको रहना होगा। अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो लोकसभा में रुके, दो जगह लोकसभा राज्यसभा में दोनों जगह एक साथ नहीं रह सकता, और ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर और सेंट्रल लेजिस्लेचर में एक साथ नहीं रह सकता। उसको दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा, या तो पार्लियामेंट में आएगा स्टेट पार्लियामेंट में, या वो सेंट्रल में पार्लियामेंट में आएगा या स्टेट लेजिस्लेचर में आएगा, तो एक साथ दोनों जगह नहीं रह सकता। तो दोनों में से एक चूज करेंगे तो ये भी एक कंडीशन है जहाँ पर उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है।
तो ये 4 कंडीशन है जो बाद में अमेंड करके दी गई थी। कहाँ से? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951। इसमें ये 4 कंडीशन को और अमेंड किया गया था। अगर ये चारों कंडीशन में किसी के अंदर पाई जाती है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। द टर्म ऑफ द लोकसभा, अब लोकसभा का टर्म देखते हैं, टेन्योर कितना पीरियड होता है, कितने टाइम के लिए चलता है। द लोकसभा नॉर्मली इलेक्टेड फॉर 5 ईयर। जो लोकसभा के मेंबर जो भी इलेक्ट किए जाते हैं तो 5 साल के लिए होते हैं, इसीलिए हमारे देश में हर 5 साल पे पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, मतलब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं हर 5 साल पे। इट मे बी डिजॉल्व बाय द प्रेसिडेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हाँ, 5 साल से पहले भी लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है। कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? 5 साल से पहले, मतलब एक्सपायरी टाइम जो है उसका, उससे पहले भी लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोकसभा 5 साल से पहले डिसॉल्व हो सकती है क्या? हाँ, हो सकती है, अगर प्रेसिडेंट करे। किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। हाउएवर व्हाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी is in operation, its tenure may be extended by the parliament for a period not extending 1 year। अगर इमरजेंसी की बात है यहाँ पे, however while a proclamation of emergency is in operation, its tenure may be extended। अगर इमरजेंसी कुछ आती है तो उसके टेन्योर को बढ़ाया जा सकता है 1 साल के लिए। वो भी कौन बढ़ाएगा? Its tenure may be extended by the parliament for the period not exceeding 1 साल से ज़्यादा नहीं होगा। In case beyond the period of 6 months after the proclamation of emergency has ceased to operate। अब क्या ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई भी ऐसा आ जाता है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आ जाती है, इज इन ऑपरेशन, तो उसका जो टेन्योर होता है मे बी एक्सटेंडेड, मतलब बढ़ाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, फॉर अ पीरियड एक्सटेंडिंग एक्सीडिंग 1 ईयर एट अ टाइम। मतलब क्या है कि एक बार में 1 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते उसके पीरियड को। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है या कुछ भी आ सकती है तो पार्लियामेंट के द्वारा बढ़ाया जा सकता है टाइम, लेकिन एक बार में 1 साल से ज़्यादा नहीं। इन केस बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हैज सीज टू ऑपरेट। अब क्या कह रहे हैं कि पीरियड, इन केस बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, इन एनी केस, अगर कोई ऐसा केस है कि जिसमें 6 महीने से ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है आफ्टर द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हैज़ टू सीज टू, तो उसको बंद कर दिया जाएगा वहाँ पर। 6 महीने, अगर 6 महीने ज़्यादा बढ़ रहा है तो इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन जब खत्म हो जाएगा तो उसको सीज कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है। क्या लिस्ट दी गई है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। स्टेट वाइड एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ पे एक लिस्ट आपकी बुक में दी गई है कि जो सीट्स हैं यहाँ पे स्टेट वाइज, लोकसभा में कितनी और राज्यसभा में कितनी। तो आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर टॉप पे दिया हुआ है, तो देख लेते हैं आंध्र प्रदेश में कितनी है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा में 25 सीटें हैं और राज्यसभा में 11 सीट्स हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट्स हैं लोकसभा में, और आपकी नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा 1। ऐसे ही आपकी टोटल 28 स्टेट्स के बारे में दिया गया है। असम में आपकी 14 सीट्स हैं लोकसभा में, 7 सीट्स हैं आपकी राज्यसभा में। बिहार में 40 सीट्स हैं आपकी लोकसभा में और 16 सीट्स हैं आपकी राज्यसभा में। छत्तीसगढ़ में 11 सीट्स हैं लोकसभा में और आपकी राज्यसभा में 5 सीट्स हैं। गोवा में 2 सीट्स हैं लोकसभा में और 1 सीट्स है राज्यसभा में। गुजरात में 26 सीट्स हैं लोकसभा में और 11 सीट्स हैं राज्यसभा में। हरियाणा में 10 सीट्स हैं आपकी लोकसभा में, 5 सीट राज्यसभा में। हिमाचल प्रदेश में 4 सीट्स हैं और राज्यसभा में 3 सीट्स हैं। झारखंड में 14 सीट्स और राज्यसभा में 6। कर्नाटक में 28, 12। केरला में 29, 11 आपकी मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र में 48 और 19। मणिपुर में 2 और 1। मेघालय में 2 और 1। मिजोरम में 1 और 1। नागालैंड में 1 और 1। उड़ीसा में आपकी 21, 10। पंजाब में 13, 7 और राजस्थान में 25 लोकसभा में है, 10 राज्यसभा में है। सिक्किम में आपकी 1 सीट है लोकसभा में, 1 सीट राज्यसभा में। तमिलनाडु 39 लोकसभा, 18 राज्यसभा। तेलंगाना 17 लोकसभा, 7 राज्यसभा। त्रिपुरा 2 लोकसभा, 1 राज्यसभा। उत्तराखंड 5 लोकसभा, 3 राज्यसभा। उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा, 31 राज्यसभा। वेस्ट बंगाल 42।
आपकी लोकसभा एंड 16 राज्यसभा। सिमिलरली जो यूनियन टेरिटरीज है हमारी कौन कौन सी, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, द एनसीटी ऑफ दिल्ली, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। तो इन सब में आपकी 1-1 सीट्स है और आपकी दिल्ली में 7 सीट्स है लोकसभा की, लद्दाख में 1 है, जम्मू कश्मीर में 5 और जो नॉमिनेटेड है वो 2 है। ऐसे ही आपकी राज्यसभा में पौंडीचेरी में 1 है आपकी, एनसीटी ऑफ दिल्ली में 3, जम्मू कश्मीर में 4 और नॉमिनेटेड आपकी 12। टोटल आपकी राज्यसभा में 245 सीट्स है और 545 सीट्स आपकी लोकसभा में है। आई होप सो आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और कहीं पे भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती या कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके आगे की वीडियो हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।